Right, you're watching Lemon News. You're watching Inside Story on Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj, and tonight we're going to talk about Pakistan. Of course, we're going to talk about Pakistan. किस तरीके से, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर अब गोलीबारी शुरू कर दी है गरीब किसानों के ऊपर, गरीब गांव वालों के ऊपर। फौजियों को तो मार नहीं सके, बेचारे गरीबों को क्यों डरा रहे हो? वैसे अपने आप को शेर दिल बोलते हो, वैसे अपने आप को ना जाने क्या क्या बोलते हो, और गरीब गांव वालों को आप मार मार के आप डरा रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? लेकिन चलिए, ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। सबसे बड़ी बात जो यहां पर सामने आती है वो ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान जो कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है इसको लेकर के, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में आज की तारीख में क्या हो रहा है। 5 कोणीय कॉन्टेस्ट, 5 कोणीय मुकाबला हो रहा है तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगी पूर्व पावर मंत्री यानी फॉर्मर पावर मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी जयवंतीबेन मेहता। जयवंतीबेन मेहता जी हमारे साथ होंगी थोड़ी देर के बाद। उसके बाद हमारे साथ जनरल हून भी होंगे कश्मीर के बारे में बात करने के लिए। इसके अलावा हम नरेंद्र वर्मा जी से भी बात करेंगे, अबू आसिम आजमी से भी बात करेंगे, और बाद में हम इसका भी विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिस प्रकार आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साध रहे हैं गुजरात को लेकर के, क्या ये महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, पूरे भारत के लिए क्या यह खतरनाक चीज नहीं है? आखिरकार अगर आप प्रांतवाद को इतना बढ़ाएंगे तो वो हिंदुस्तान के लिए क्या ठीक है? यह मान करके चल सकते हैं, हो सकता है कि महाराष्ट्र में कुछ तबका ऐसा हो जो यह फील कर रहा हो कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि हमारे गुजरात में वगैरह वगैरह वगैरह, वो शायद उनको खटक रहा हो। लेकिन उसी को एक चुनावी मुद्दा बना करके मराठी वोट बटोरने का अगर ये प्रयास हो, ये कहते हुए कि ये प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात का प्रधानमंत्री है और गुजरातियों का प्रधानमंत्री है, ये कहां तक सही है? चलिए, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। हां, लेकिन यह कहना सही हो जाता है अगर मान लीजिए इसमें कोई सच्चाई हो। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? इसके बारे में हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में दिखाए विरोधियों को ताकत। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र को टूटने नहीं दूंगा। उद्धव ठाकरे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। उद्धव ने बताया पीएम को अफजल खान। बीजेपी ने उद्धव के बयान को बताया निराशाजनक। भारत दुनिया के 10 प्रमुख स्वर्ण भंडार वाले देशों में हुआ शामिल। विश्व स्वर्ण परिषद ने जारी की अपनी रिपोर्ट। भारतीय सेना को दिए गए आदेश, पाक को दे मुंहतोड़ जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर। और आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने जा रहा अमेरिकी किशोर गिरफ्तार। सूचना मिलते ही एफबीआई ने किया किशोर को गिरफ्तार। जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, आखिरकार 5 कोणीय कॉन्टेस्ट हो रहे हैं हर जगह पे। 5 कोणीय प्रतियोगिता, 5 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट। याद रखें, थोड़ी देर पहले यानी सिर्फ 2 दिन पहले हमारे साथ छगन भुजबल थे, और छगन भुजबल जी ने भी यही बात कही थी कि 5-5, 6-6, 7-7 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर इतने कैंडिडेट इकट्ठे खड़े होंगे तो अब जाकर के मालूम पड़ेगा कि किसमें कितना दम है, किसमें कितनी ताकत है, कितना जोर है किसमें। ये अब जाके मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपका जो काडर है, आपके जो लॉयलिस्ट हैं,
आपका जो लॉयल वोट है क्या असल में आपके साथ है या नहीं, ये तभी मालूम पड़ता है जब अलायंस नहीं होती है। जब अलायंस होती है उस वक्त तकरीबन तकरीबन वोटों का बंटवारा किस प्रकार होगा, कौन किसको जाकर के वोट देगा, कौन सी अलायंस आगे जाएगी, कौन सी पीछे जाएगी, ये तकरीबन तकरीबन तय होता है। But this is a cephalogist's nightmare. You can't analyze this election. You will not be able to call this election till the last vote is cast. Let's take a look at what's happening in Maharashtra. महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हो रहा है, एक बार एक नजर डालते हैं। Let's take a look. महाराष्ट्र में चुनाव के महज चंद दिन बचे हैं और सियासी दिग्गजों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी घमासान के बीच इन सुरमाओं ने एक दूसरे पर कीचड़ उछालनी शुरू कर दी है। लंबे समय बाद महाराष्ट्र में पंचकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, राजनीतिक पंडित इस गणित को बैठाने में लगे हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो शिवसेना से युति खत्म होने के बाद बीजेपी अकेले दम पर मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में अपनी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांडिंग कर रही है। बीजेपी ने कुछ इसी तरह लोकसभा चुनावों में मोदी ब्रांड और जबरदस्त चुनाव प्रचार के चलते पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की थी। कहा जा सकता है जिस मोदी ब्रांड को बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में इस्तेमाल किया था, एक बार फिर बीजेपी उसी हथियार के जरिए महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में है। यही वजह है जो शिवसेना लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली थी, आज प्रधानमंत्री मोदी पर वार कर रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। सामना में शिवसेना ने प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार और उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवसेना को प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही, इसलिए इस तरह की बयानबाजी शिवसेना की ओर से की जा रही है। वहीं इस मुकाबले में दो और सियासी दोस्त हैं जो पहले कभी साथ हुआ करते थे, आज आमने सामने हैं। बेशक हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी की। 15 साल महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज रहने के बाद एनसीपी कांग्रेस गठबंधन चुनाव के ऐन मौके पर टूट गया। कांग्रेस और एनसीपी फिलहाल अलग अलग राह पर हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो महाराष्ट्र को कांग्रेस का अजय किला कहा जाता था, लेकिन लोकसभा चुनावों में यह किला मोदी लहर के सामने बुरी तरह ढह गया। कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में महज 2 सीटें मिली थी, जबकि एनसीपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। वजह मानी गई कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी वोट। लगभग यही स्थिति एक बार फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए बनती नजर आ रही है। भले ही मराठा और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले मराठा और मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की, लेकिन अब जब कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूट गया है तो ये वोट बैंक भी एनसीपी के खाते में जाता दिख रहा है। वहीं इस चुनाव मैदान में एक और नाम है, वो है राज ठाकरे। लोकसभा चुनावों में राज मोदी गान गाते नजर आए, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में राज ठाकरे पीएम पर निशाना साध रहे हैं। राज ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाला मैं पहला व्यक्ति था। मैंने सोचा था कि वह पीएम बनने के बाद बदल जाएंगे, लेकिन वो तो गुजरात के अलावा किसी और की बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वहीं सीमा पार से हो रही फायरिंग के मुद्दे पर भी राज ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया है। राज ने कहा है, सीमा पर भारतीय मारे जा रहे हैं और मोदी हरियाणा और महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो 15 दिन के लिए अपने दफ्तर को बंद कर चुनाव प्रचार करते घूम रहे हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में इस पंचकोणीय मुकाबले में जीत किसकी होगी, ये 15 अक्टूबर को जनता तय करेगी और महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा इसका पता भी 19 अक्टूबर को चुनाव परिणामों के बाद लग जाएगा। फिलहाल तो ये सियासी दिग्गज अपने चुनाव प्रचार और अपने सियासी विरोधियों पर कीचड़ उछालने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई।
और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन डलवाई साहब। डलवाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। राजीव बजाज बोल रहा हूं इनसाइड बोलिए, स्टोरी से, बोलिए। नमन न्यूज से। डलवाई साहब आप ये बताएं, आज की तारीख में कश्मीर के ऊपर फायरिंग हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में बेचारे गरीब इनोसेंट गांव वाले जो हैं उनको गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो महाराष्ट्र और हरियाणा में कैंपेन कर रहे हैं। इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, वहाँ गोलीबार हो रहा है। उसके पहले हुआ तो इन्होंने इतना गड़बड़ी की कि पूछो मत। जैसा कि राष्ट्रवाद इनकी खास वारसा उनको सारा उनको ही मिला है जी लेकिन अभी गोलीबार हुआ और इनोसेंट आदमी मर गए। जी उसके बाद ये लोग मिठाई वहाँ भेज रहे हैं और वो गोलियां भेज रहे हैं। जी ये राजनीति वो आने के मोदी साहब सत्ता पे आने के बाद हम लोग देख रहे हैं। जी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ आता है, वापस जाने के बाद वो अपनी भूमि में घुसपैठ करते हैं। ये हमेशा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उनको अभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, खाली भाषण देते घूमते रहते हैं। जी और भाषण भी ऐसे देते हैं कि जैसे पूरे देश के लोग उनको ही सुनते रहते हैं, सुन रहे हैं और वो बोलते हैं वैसा चल रहा है। उनको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो कंट्रोल लाके जो काम करना चाहिए वो करते नहीं। ही इज नॉट वर्किंग एज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज वर्किंग स्टिल एज अ आरएसएस पर्सन। वह कहने का मतलब ये हुआ डलवाई साहब, और इस वक्त हमारे साथ हैं हुसैन डलवाई जी, कि अभी भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कैंपेन मोड में ही हैं। लगा ऐसा रहा है कि वो कैंपेन कर रहे हैं और आज भी उनकी जो भाषण है वो सिर्फ एंटी कांग्रेस होते हैं, या एंटी कांग्रेस या एंटी एनसीपी, या भाई पिछले 60 साल में ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मेरा ये कहना है कि सब लोगों की अपेक्षा ये थी, उम्मीद ये थी कि नरेंद्र मोदी जी आते ही एकदम अपना कार्यकाल शुरू कर देंगे, काम शुरू कर देंगे, फटाफट निर्णय लेने शुरू कर देंगे, और जहां तक कि पाकिस्तान और चीन का सवाल है उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने कहा था जब वो अपोजिशन के लीडर थे। आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। पाकिस्तान हर रोज गोलीबारी कर रहा है, चीन हमारी सरहद के अंदर घुसाया है, और हम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मजबूर हैं, लाचार हैं, कुछ जवाब ही नहीं दे सकते। हुसैन डलवाई साहब, बिल्कुल सही बात है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि तब ऐसा है कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर वो काम करता था जी उनके फॉरेन मिनिस्टर को वो काम ही नहीं करने देते, उनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसा दिखाते हैं। सारा काम वो अपने हाथ में लिए है और मैं अकेला अकेला पूरा देश मैं ही चलाऊंगा, एक अकेला आदमी चलाएगा। और ये सही बात है कि गुजरात के माहौल से वो बाहर ही नहीं पड़ना चाहते। जी गुजरात तो मेरे ख्याल से उनको देश यानी गुजरात लगता है। यहाँ अलग अलग प्रांत है, अलग अलग भाषा है, यहाँ कई सवाल है। ये फॉरेन मिनिस्ट्री एक्सटर्नल मिनिस्ट्री संभालनी पड़ती है, डिफेंस मिनिस्ट्री संभालनी पड़ती है। कितना ये है, ये देश कितना बड़ा है, इतने सारे लोगों को साथ में लेके काम करना पड़ता है। इसका कुछ उनके दिमाग में है ऐसा मुझे लगता नहीं। उनको लगा गुजरात में फसाद करने के बाद जैसा मैं आया वैसा अभी यहाँ प्रचार करके आया हूँ, मजा मारूंगा। लेकिन आप ये बताएं, क्या नरेंद्र मोदी जी के प्रचार की वजह से जो सूरत हाल लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला था, क्या वही दोबारा असेंबली इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो ऐसा है कि उस वक्त लोगों को ये लगता था ये सही मायने में काम करेंगे जी अभी लोगों के दिमाग में आया है ये फेकू है। वो फेकूगिरी अभी चालू की है। उस वक्त लोग उनको फेकू कहते थे। लोग एक तरह से एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, अनुभव लेना चाहते थे। अभी तो लोगों को अनुभव हो गया और ये फेकूगिरी अभी भी चालू हो गई है। लोग मजाक करने लगे हैं उनके भाषण के ऊपर। सुन के लोग अभी थक गए, बस हो गया वही बात हमेशा। अच्छा ड्रेस करना और फॉरेन कोई ये रखा है उन्होंने, और हर वक्त वो ड्रेस बदल के वही बात करते हैं। बातों में फर्क नहीं, ड्रेस में फर्क है। बातों में फर्क नहीं, ड्रेस में फर्क रहता है। लेकिन हुसैन डलवाई साहब, आखिरी सवाल आपसे ये, क्योंकि कांग्रेस अब अकेले लड़ रही है। हाँ बिल्कुल आप अकेले लड़ रहे हैं। हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी अकेले लड़ रही है। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी तो चलिए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप ये बताएं, हाल ही में छगन भुजबल जी हमारे साथ थे, जरा सवाल सुन लें। उन्होंने ये कहा कि एनसीपी के मुख्यमंत्री शरद पवार होंगे। इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप?
जी बताएं। ऐसा वो उनको मालूम है कि मैं नहीं बोलूंगा तो कम से कम अजीत पवार नहीं होने चाहिए, शरद पवार होंगे तो चलेगा। उनके दिमाग में ये बात होगी कि मैं अजीत पवार की हाथ के नीचे कैसा काम करूं। ये जी। उनकी उनकी दिक्कत है, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन उनको मालूम है अभी हालात इतने खराब है, हमारी दिक्कत वही होगी। कांग्रेस पार्टी एक नंबर पे रहेगी, लेकिन पूरे की पूरी सीटें मिलेंगी कि नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत कम होंगे। तो जी। एनसीपी बहुत ही कम हो रही है, ये हमें हमारी दिक्कत है। अभी तकलीफ हम लोगों को या चिंता हम लोगों को ये है कि एनसीपी बिल्कुल नीचे जाएगी तो कैसा होगा। जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, उनकी स्थिति क्या रहेगी आपके विश्लेषण के मुताबिक, वो जरा बताएं। उनकी वो 3 नंबर पे रहेंगे। वो 3, और दूसरे नंबर पे शिवसेना रहेगी। शिवसेना रहेगी। शिवसेना रहेगी आपके मुताबिक। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का प्रश्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 120 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, ऐसा उनका कहना है। नहीं 120 कहाँ से आएंगी। ऐसा है कि उनके पास यहाँ न लीडर है न कुछ है, और एक अनुभव उन्होंने लिया है। ऐसा ये देखिए जी। कि ये उनके 1925 से इनके दिमाग में है, लोकमान्य तिलक के जाने के बाद, कि ये तरह से यहाँ हमारी लीडरशिप नहीं रही, उच्च जाति की लीडरशिप। और वो उनके दिमाग में देश की बात करते हैं तो उनके दिमाग में जो रहता है जी। वो एक अकेला ऊपर की जाति का राज रहता है। ये हमेशा ध्यान में रखना। तो महाराष्ट्र में चलता नहीं, आपको मालूम है महाराष्ट्र हो गए जिनको इन्होंने गालियां दी। महात्मा यहाँ शाहू महाराज हो गए जिनको उन्होंने गालियां दी। इतना ही नहीं बल्कि शिवाजी महाराज को आपस में जब बोलते हैं तो गालियां देते हैं। लेकिन आज की तारीख में तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ वो शिवाजी महाराज, लेकिन लोगों को मालूम है इनका तुम्हें राम बगल में क्यों दी। और उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को अफजल खान का दर्जा दिया है। ये तो बड़ी बात है। ऐसा कहा है उन्होंने ठीक कि है, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी जो है अफजल खान की फौज है, ऐसा कहा है उन्होंने। यानी उनका कहना ऐसा है कि अफजल खान की फौज यहाँ शिवाजी महाराज को मारने के लिए आ रही है, ऐसा उनका कहना है। जी। तो आपको जवाब उसके बारे में देंगे। जी। आखिरी सवाल आपसे। पहले ये देखा जाता था कि सोनिया जी बिल्कुल अग्रसर हुआ करती थी हर कैंपेन में, राहुल गांधी बिल्कुल आगे हुआ करते थे। आज की तारीख में सोनिया जी का तो चेहरा थोड़ा बहुत दिखता है, इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी तो कैंपेन से बिल्कुल गायब हैं। ऐसा क्यों है हुसैन डल भाई? कल और परसों दिन महाराष्ट्र में राहुल जी हैं, और मेरे ख्याल से 4-5 जगह वो उनकी मीटिंग हो रही है। कल महार से उनकी मीटिंग की शुरुआत हो रही है जी। और सोनिया जी 10 और 11 को महाराष्ट्र में आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन 20-25 मीटिंगें लेने की उनको जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ लीडरशिप है। जी। हाँ जी। जी। और भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने आपको कहा था कि वो मेरा आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपना मुख्यमंत्री अनाउंस नहीं किया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर आरोप लगाया करती थी कि आप लोग अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं करते। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि आपने अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया है और ये कहा है कि पृथ्वीराज चौहान जी के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ये नहीं बताया कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। वो बराबर है। वो क्यों नहीं बताया मालूम है कि आपको? वो बता नहीं सकते, क्योंकि आपस में उनके इतने जो नया नेतृत्व उनका है, वो जितने आपस में लड़ने लगेंगे जी। 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 हुसैन डल भाई साहब, आई थिंक वी आर लूजिंग द लाइन, बट एनीवे थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। हुसैन डल भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। हुसैन डल भाई साहब, जो कुछ उन्होंने कहा आपने सुना ही, लेकिन यह बड़ी विडंबना है कि आज की तारीख में शिवसेना ये कह रही है, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अफजल खान की फौज है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसा हुसैन डलवाई साहब बोल रहे थे कि अफजल खान की फौज आ रही है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी के ऊपर हमला करने के लिए, तो महाराष्ट्र के लोगों को तैयार रहना चाहिए इसका मुकाबला करने के लिए। आप लोग इस विषय के बारे में क्या समझते हैं, आप जरूर लिखें।
Do send in your response on Inside Story at lemonnews.com. That's Inside Story at lemonnews.com. Send in your response. My name is Rajiv K. Bajaj. मेरा नाम है राजीव कुंवर बजाज. आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी ऑन लेमन न्यूज. आप लेमन न्यूज पर देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी. मेरा नाम है राजीव के बजाज और हम बात कर रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र में जो 5 कोणीय प्रतियोगिता हो रही है तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रहेगा, किसका सफाया होने वाला है, किसकी जमानत तक जब्त होने वाली है, इन सब चीजों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आप ये बताएं. जैसा हाल ही में छगन भुजबल जी ने हमें कहा, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार होने चाहिए? क्या आपको लगता है कि इन सब लोगों से हटकर, परे हटकर, ऊपर उठकर के महाराष्ट्र को अब पुराने नेतृत्व की ओर रुख करना चाहिए? जैसा हाल ही में छगन भुजबल जी ने कहा, डू यू थिंक शरद पवार should be the next Chief Minister of Maharashtra? Do send in your emails on insidestory@lemonnews.com. आपके मुताबिक उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े, राज ठाकरे, आपके मुताबिक कौन होना चाहिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? छगन भुजबल जी कहते हैं शरद पवार होने चाहिए. आप लोग क्या कहते हैं? आप बताएं. डू सेंड इन योर ईमेल्स ऑन इनसाइड स्टोरी एट lemonnews.com. lemonnews.com, inside story at lemonnews.com. You are watching Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj. And tonight, of course, we'll also talk about what's been happening in Kashmir. कश्मीर के अंदर किस तरीके से गोलाबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, पाकिस्तान का हस्तक्षेप है, किस तरीके से आज की तारीख में लग ऐसा रहा है कि हमारी फौज को हुक्म नहीं दिया गया है रिटेलिएट करने के लिए, या अगर वो रिटेलिएट कर रही है तो ठीक तरह रिटेलिएट नहीं कर रही. आखिरकार एक छोटा सा देश पाकिस्तान, ऐसा देश जिसके पास कुछ नहीं है, वो हम लोगों के ऊपर किस तरीके से हमला कर सकता है, इस विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. वी हैव टू टेक अ ब्रेक. द ब्रेक इज गोना लास्ट फॉर एग्जैक्टली 1 minute. We'll be right back. Don't go away. Well, welcome back. You're watching Inside Story on Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj. And do send in your responses on Inside Story at lemonnews.com. We'll first take a look at the headlines, and after that we'll go straight across to our very old friend, Lieutenant General retired P.N. Hoon. And we'll ask him what's really going on as far as Kashmir is concerned. Why are we allowing the Pakistanis to get away with this? I mean, this is utter rubbish, so to speak. We'll talk to him in just a little while. But first, the headlines. प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में दिखाए विरोधियों को ताकत. प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र को टूटने नहीं दूंगा. उद्धव ठाकरे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना. उद्धव ने बताया पीएम को अफजल खान. बीजेपी ने उद्धव के बयान को बताया निराशाजनक. भारत दुनिया के 10 प्रमुख स्वर्ण भंडार वाले देशों में हुआ शामिल. विश्व स्वर्ण परिषद ने जारी की अपनी रिपोर्ट. भारतीय सेना को दिए गए आदेश, पाक को दे मुंहतोड़ जवाब. सूत्रों के हवाले से खबर.
और आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने जा रहा अमेरिकी किशोर गिरफ्तार। सूचना मिलते ही एफबीआई ने किया किशोर को गिरफ्तार। Right, and at the moment with us, General Hoon. That's right, Lieutenant General Hoon is with us at the moment, and we're going to ask him what's really happening in Jammu and Kashmir. General Saab, namaskar. नमस्कार जी। Sorry to keep you waiting, sir. No, My no apologies. problem. जनरल साहब, आप ये बताएं कि आज की तारीख में इस वक्त हो क्या रहा है? आखिरकार पाकिस्तानी हमारे गांव वालों को आप टारगेट कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। मतलब I have never heard this. This is pathetic. This is horrible. But whereas we cannot expect the Pakistanis to act in any other way, what about us? How can we allow them to do something like this? जनरल साहब बताएं। मैं तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने तो बोल दिया है कि हम हमला कर रहे हैं। जी। वो तो कहते हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं है। हिंदुस्तान के जो फौज है और बीएसएफ है और वो हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं। जी। अब ये शुरू से मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। जी बताएं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि नवाज शरीफ जो है, जो अब उधर का प्रधानमंत्री है, ही इज इनइफेक्टिव। वो बिल्कुल कैप्टिव है और वो कुछ बोलता नहीं और ना ही बोल सकता है। जी। और मुझे तो लगता है कि उसको वो फांसी भी चढ़ा देंगे एक दिन। जी। दूसरी बात ये है कि जो आईएस है वो खूब स्प्रेड हो रही है राइट फ्रॉम सीरिया। राइट। और ये ओपनली अल-कायदा, लश्कर तौबा सबने बोला है कि हमने ये जो आईएसआई है, दैट्स इस्लामाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, राइट, वो उन्होंने करना है। जी। अब इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है वहां तो इतना मतलब उधर तो है ही नहीं ना, देयर इज नो रूल। राइट। टुडे दे आर सेइंग कि वी हैव अटैक्ड देम एंड दे हैव गॉन टू यूनाइटेड नेशन। अब आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशन मेरे टाइम पे भी जब थे जी, हम उनको मानते ही नहीं है। करेक्ट। और मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ, 24 साल की बात कर रहा हूँ। मुझे याद है एक दफा जब हमारी फायरिंग हो रही थी, मैं खुद उधर था और ये यूनाइटेड नेशंस वाले आ गए उधर और इन्होंने हमारे फोर्सेस ने पूछा कि हम बंद करें। मैंने कहा नहीं, लगाओ, ट्रेसर बुलेट लगा के लगाओ और छोड़ना नहीं है हमने पाकिस्तान को। तो इन्होंने रिपोर्ट भी कर दी मेरे अगेंस्ट। अब ये करेंगे, अगर ये रिपोर्ट इन्होंने मेरे अगेंस्ट की, मैंने कहा कि हम तो ये आए क्यों, जबकि हमारी उधर लड़ाई हो रही है जी, तो ये क्यों आए और हम इनको नहीं मानते हैं। राइट। सो वही आज तक चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस का इसमें कोई काम नहीं है। जी। दूसरी बात जो है कि जो अब हो रहा है, ये क्यों हो रहा है जी? ये हो रहा है क्योंकि उधर फ्रस्ट्रेशन है। आप देखिए कि अभी अफगानिस्तान से जब यूएस फोर्सेस जाएंगे जी, अच्छा, यूएस और हिंदुस्तान का हमारे प्रधानमंत्री बहुत क्लोज आ गए हैं जी, चाइना और हमारे प्रधानमंत्री बहुत क्लोज आ गए हैं। तो इनको कुछ ऐसे लग रहा है कि इनका जो पाकिस्तान है वो टूटने वाला है, क्योंकि कभी तो वो बिलाल आ जाता है, बिलाल कादरी भुट्टो जी, वो कहता है कि ये पूरा कश्मीर हमारा है, ऊपर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर बात है। और ये जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, तालिबान है, एलईटी है और ये सब अल कायदा के साथ मिल गए, एक सीरियस सिचुएशन उधर हो गई है। और अभी तो हमें पता लगा है, शायद आपको भी मालूम होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इनको वेपनरी दी है। उन्होंने इनको हवाई जहाज दिए हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, उन्होंने इनको और मोटर्स दिए हैं और इन्होंने मिसाइल्स दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने इनको बोला है कि आप उनको नहीं उड़ा सकते राइट अगेंस्ट इंडिया। दैट्स राइट। और इन्होंने बोला है कि हम आपके ऊपर पूरा सर्वेलियंस कर रहे हैं और अगर एक भी आपकी मिसाइल उधर से चली और ये इन्होंने उनको बोल दिया है कि हम बिल्कुल खत्म आपको कर देंगे।
अब जब सारी दुनिया को मालूम है कि क्या हो रहा है और ये बोल रहे हैं कि कभी हम उनके ऊपर कर रहे हैं, अब हमने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? जी, अब ये जो कार्रवाई है, आपको मालूम है कि हमने एक दो दफा की थी और दो दफा तो लड़ाई भी शुरू हो गई 65 में जब हुआ, पहले तो 47 में हुआ, फिर 65 में लड़ाई हुई, फिर 71 में देखा आपने बांग्लादेश क्या हुआ। तो ये तो हम चलता ही रहता है। अब हमने इस दफा क्यों नहीं की? जी, मुझे आज मैंने बताया है और मैंने दूसरे चैनल्स पे भी बताया है कि ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं भी डीजीएमओ रहा हूँ। राइट, डीजीएमओ ने right. बात की है फोन पे। जी, मैं इस्लामाबाद जाके और जियाउल हक से बात की, मुशर्रफ से बात की, और फिर जब सियाचिन ग्लेशियर हमने लिया था जी, तो उसके बाद तो आपने कुछ उसकी सुनी नहीं होगी। जी, अब तो सियाचिन की वो बात भी नहीं करते। जी, तो इधर हमने क्यों नहीं लिया? जी, मैंने आज हम पूरी प्लान्स तो नहीं बता सकते, पर मैंने ये आज बोला है जी, कि जितनी हमारी स्ट्राइक फोर्सेस हैं, पूरी आर्मी हमें नहीं चाहिए, नेवी नहीं चाहिए, लेकिन जो स्ट्राइक फोर्सेस हैं उनको बॉर्डर के ऊपर जल्दी से जल्दी तैनात करो और वो चंद घंटों में उधर पहुंच जाएगी। राइट, मेरा ख्याल है ये बात भी निकल जाएगी कि हम कुछ एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन है कि लेके हम बेशक राजस्थान से लेकर और पाकिस्तान के बॉर्डर में कराची तक, उसके ऊपर हम एक दफा उधर गए तो फिर हमने छोड़ना नहीं है इनको। So are you saying, sir, that we are looking at a situation where there might be a major border conflict developing between India and Pakistan? Are you नहीं, saying it's that? not a border conflict. I am saying it's a border betrayal by them. Right. So are we? वो बिट्रे कर रहे हैं हमें। So are we attacking them from behind? Are we attacking them from the Punjab side? Are we attacking them from Rajasthan? Are we going to do something like that, sir? Well, I have recommended through the channels that the time has now come that we have to move our strike forces onto the border. Right. And one more bullet fired, we'll come in. Let us see what they will do. They are Right. who is there? There is no rule there. What is Nawaz Sharif? He's nothing. So in effect, what you're really saying He's a puppet, and I have a feeling that he'll be executed also. He'll be executed. Well, And sir, you see people like Bilal that'll be Bhutto said. I talking always like Nawaz nonsense. Sharif. But sir, just one small thing, one final question to you, sir. By escalating the conflict in this manner, by sending our strike forces across, of course we don't have a choice because the Pakistanis are attacking us and attacking us and attacking us and killing our people. Aren't we risking nuclear war as well? Because both countries are nuclear armed countries, nuclear weapon countries. Sir, मैं आपको बताता हूँ, we both are nuclear, no problem. जी. We first had our nuclear in the time of Atal Bihari Vajpayee. जी. That is when we got our nuclear strength. Right. So did these people. Yes. They bought all this from all over and From they China made and the North bomb. Korea. That's right. I'll tell you my thing on. Frankly, for the sake of India, I think we can do anything. Right. But I have also warned Pakistan many a time that if you think that you can use nuclear weapons, India is a very, very, very large country. Right. How many you will do? We will still have 3/4 to much more of that left. But if we come to you, you will be wiped off the face of this earth. Right. They want nuclear? Okay. Bad luck. We shouldn't have it, but we have to do it. So in effect, what you're really saying is that they could damage us, but we could wipe them off the face of the earth. I think the Right. time has come, sir, that we will have to do. You see what we are doing now, what US is doing. That's right. US is going to attack. They are attacking in Syria. They are sending all their... So we don't have a choice. So in effect... we don't have a choice. They don't have a choice. Right. So And neither do we. let me tell you that even the Afghanistan problem is going to get up to a pitch. Right.
Because We heard there you, also General Hoon. US has said yes, we will shoot them, we General will Saab, attack them. it's been a great pleasure as always talking to you, and you always shoot straight from the shoulder. You never hold back. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. General Hoon, you heard him. You heard him. And we know he has the ear of the Prime Minister. We all know that as far as General Hoon is concerned, now and then, the Prime Minister Narendra Modi also takes his advice. He says he recommends strike force on the border, one more provocation by Pakistan and you attack. Enough is enough. What do you think? आप लोग क्या समझते हैं? क्या हिंदुस्तान को अब वो करना चाहिए जो अभी जनरल हून ने recommend किया? Should we do that or shouldn't we do that? That is the email right over there, insidestory@lemonnews.com. And the question is it time for us to attack Pakistan? क्या वक्त आ गया है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का? क्या वक्त आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाने का? क्या वक्त आ गया है पाकिस्तान को वही मैसेज भेजने का जो संदेश वो हमको भेज रहे हैं? क्या वैसा ही संदेश 10 गुना ज्यादा अब वक्त आ गया है पाकिस्तान के पास भेजने का? आप बताएं. insidestory@lemonnews.com. Now at the moment with us we have the former Power Minister and the former Member of Parliament from South Mumbai, senior leader of the Bharatiya Janata Party, Jayantiben Mehta with us. Jayantiben Mehta ji, namaskar. नमस्कार आप सबको भी. नमस्कार. राजीव बजाज बोल रहा हूं लेमन न्यूज से. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको वक्त मिला हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. जयवंतीबेन जी, आप ये बताएं कि महाराष्ट्र में इस वक्त 5 कोणीय प्रतियोगिता होने वाली है तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में. आप किस प्रकार देखती हैं? आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, राजनीति आपने ज्वाइन करी 1962 में. तब से लेकर के आज तक आप महाराष्ट्र की राजनीति को, देश की राजनीति को देख रही हैं. अब आपको क्या दिखता है, क्या होने वाला है? जरा हमारे दर्शकों के साथ अपनी थॉट शेयर करें मैम. 2014 के विधानसभा के ये चुनाव महाराष्ट्र की जनता एक ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी. आज तक की सरकार में परिवर्तन के लिए महाराष्ट्र की जनता कटिबद्ध है और इसका पूरा अंदेशा महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों से हम लोगों को मिल रहा है. एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि जनता को अब विकास चाहिए है, अवसर चाहिए है, सुरक्षित राज्य चाहिए है. समस्याओं से दूर जाकर भय, भूख और भ्रष्टाचार को मिटाने का उनका संकल्प है. आज तक के गठबंधनों की सरकी उनको बिल्कुल सबक सिखाए बिना नहीं रहेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. लेकिन जयवंतीबेन जी, इस वक्त हमारे साथ है जयवंतीबेन मेहता जी, फॉर्मर पावर मिनिस्टर इन दी एनडीए गवर्नमेंट. जयवंतीबेन जी, ये भी जरा बता दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की शक्ल पर, नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेचर पर लोकसभा चुनाव लड़ी गई. ये कहा गया आपकी बार मोदी सरकार. जी हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले. तो महाराष्ट्र में स्लोगन क्या है? चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा कौन सा है जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने? जयवंतीबेन जी, ये बताएं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जब आप बात करते हैं तो मुझे आपसे ही एक सवाल करने का मन करता है. जी बोलिए. कि जिस समय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ जी, तब देश का क्या होगा, इस प्रकार की बातें चल रही थी. और उस समय उन्होंने राजीव गांधी को बना दिया जी. और जिस समय पंडित नेहरू की बात थी तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने. लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी प्रतिभा दिखाई और उसी के साथ में आपने देखा कि देश को जय जवान जय किसान का नारा देकर लाल बहादुर शास्त्री एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने. वैसे ही मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा, ये बात आज कहना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आने के पश्चात हम अपने नेता को चुनेंगे. और हमारी ये महाराष्ट्र की धरती बहुरत्न वसुंधरा है. एक के बाद एक ऐसे कई मुख्यमंत्री बनने के लिए कुशल और प्रवीण लोग ऐसे तैयार है कि जो महाराष्ट्र के साथ में निष्ठा के साथ में काम करके महाराष्ट्र का विकास करने में अग्रसर रहेंगे.
और वो महाराष्ट्र कई परिवर्तन लाकर जनता को सुखी करने का प्रयास करेंगे। जयवंतीबेन जी, अभी क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है 1989 के बाद, 1989 के बाद कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ रही है। अब तक आपकी अलायंस थी शिवसेना के साथ। जी हाँ। और अब शिवसेना आपके ऊपर हर रोज, तकरीबन हर रोज कोई ना कोई आरोप लगा रही है। अब यह आरोप लग रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी जो हैं वो अपने आप को अभी भी गुजरात के प्रधानमंत्री समझते हैं, देश के नहीं समझते। आज भी गुजरात 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 करते रहते हैं। ऐसा उद्धव ठाकरे जी का कहना है। मेरा यह कहना है कि कल तक वो आपके अलाई थे, आज वो नहीं है, लेकिन जब वो इस किस्म की बातें करते हैं तो लिहाजा जनता के ऊपर इन बातों का कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ता ही है। जयवंतीबेन जी बताएं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री पूरे देश के बने हैं जी। गुजरात से उन्होंने अपने कार्य का प्रारंभ किया, इसलिए गुजरात का नाम लेना ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसी के साथ में रोज गुजरात का नाम देते हैं, इस प्रकार का आरोप लगाना ये भी उचित नहीं है। क्योंकि हरियाणा की रैली में नरेंद्र भाई मोदी ने ये बता दिया कि हमें बहुमति हरियाणा में भी प्राप्त करनी है और हमें बहुमति प्राप्त होगी। तो क्या जिस भी राज्य में वो जाएंगे उस राज्य को भारत का एक विभाग समझकर, भारत का अंग समझकर उसके विकास की बात करेंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के सभी जनता जानती है, मुंबई की जनता विशेष रूप से ये जानती है कि गत आजादी के पश्चात के 60-65 सालों में महाराष्ट्र के विकास में सभी कम्युनिटी का उसमें अपने अपना हिस्सा है। यहाँ पर पारसी लोगों ने भी मुंबई का विकास किया, गुजराती लोगों ने भी मुंबई का विकास किया, और उसी के साथ मैं कहूंगी कि यहाँ पर सभी लोगों ने, सभी कम्युनिटी के लोग आकर बसे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, लेकिन राजस्थान के लोग हैं, लेकिन कभी भी किसी ने अपने राज्य की बात नहीं करते हुए राष्ट्र की बात हमेशा की है। और महाराष्ट्र में जैसे दूध में शक्कर मिलाए, वैसे महाराष्ट्र की संस्कृति में अपने आप को मिलाया है। मेरी मातृभाषा गुजराती होने के बावजूद भी मैं महाराष्ट्र में जन्म लिया और मराठी संस्कृति से चिर परिचित हूँ। मैं अपने आप को मराठी भी कहती हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसलिए गुजराती गुजराती ये कहना और किसी भी प्रकार के आरोप लगाना ये उचित बात नहीं। राष्ट्र का संविधान हमें कहता है कि हर कोई कम्युनिटी, हर कोई जगह भारत में रह सकती है और वो उसके विकास में अपना योगदान दे सकती है। लेकिन जयवंतीबेन जी, ये उचित है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये है राजनीति, और राजनीति में किस प्रकार आरोप चलते हैं और किस प्रकार आरोप तूल पकड़ते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा कोई, आपसे ज्यादा इसके बारे में और कोई अच्छी तरह नहीं जानता होगा। आप इतने सालों से राजनीति में हैं, आपने पंडित नेहरू को देखा है, लाल बहादुर शास्त्री जी को देखा है, इंदिरा जी को देखा है काम करते हुए, अटल जी के साथ आपने काम किया है। आप ये बताएं, आपको लगता नहीं है कि ये राजनीति का स्तर जरा गिर गया है कि एक तरफ हम प्रांतवाद की बात कर रहे हैं, भाषावाद की बात कर रहे हैं? आपको लगता नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? जयवंतीबेन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले वाली राजनीति अलग थी, आज की राजनीति का स्वरूप बदला है, समय बदला, काल बदला, विचार बदले, नेता बदले जी, और उसी के साथ साथ चुनाव की स्टाइल भी बदली जी। ये बात तो सब जगह हमें देखने को मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यदि आजादी के पश्चात बच्चों के दिल में, स्कूलों से, पाठशालाओं से यदि देशभक्ति के बीज डाले होते तो आज ये नौबत नहीं आती। अलगतावाद को हमेशा प्रोत्साहन देने की नीति शासकों ने रखी और इसी के कारण जाति भाषा के भेद ये हमारे देश में निर्माण हुए। आज आवश्यकता है नरेंद्र भाई जैसे प्रधानमंत्री की, जो बिना किसी भेदभाव के सबको साथ में लेकर वो आगे बढ़कर भारत का विकास करना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने कई बार कही है कि बिना किसी भेदभाव से मैं सबको साथ ले जाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के समय निश्चित रूप से सभी सार्क देशों के वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर बुलाकर पड़ोसी धर्म निभाने की बात भी कही।
तो देश में सुख शांति और अराजकता को दूर करने का उनका इरादा ये बिल्कुल सिद्ध होता है। ये तो बात रही सुरक्षा के लिए, जी। देश की सुरक्षा के लिए जी जयंती बहन जी, ये आज तो बात उन्होंने रही कदम उठाए। जी जयंती बहन जी, जयंती बहन जी, हाँ। ये तो बात रही जहां तक नरेंद्र भाई मोदी का प्रश्न है, बोलिए, उनके बोलिए। उनके खिलाफ ये क्रिटिसिज्म हाँ। भी चल रहा है कि आज की तारीख में जम्मू एंड कश्मीर में गोलीबारी हो रही है, लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद नरेंद्र भाई मोदी सिर्फ कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो भी कहां, महाराष्ट्र में और हरियाणा में। लेकिन दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये बात बिल्कुल आपकी चुस्त दुरुस्त है कि प्रांतवाद, भाषावाद ये देश को कमजोर करता है, लेकिन यहां पर चुनने के बाद, सरकार बनाने के बाद इसकी शुरुआत तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने की है। योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में लव जिहाद को लेकर के एक एंटी मुस्लिम, एक मुस्लिम विरोधी कैंपेन की शुरुआत की, तो आज की तारीख में जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, उनको प्रेरणा तो भारतीय जनता पार्टी से ही मिली है। जयंतीबेन मेहता जी बताएं। लेकिन आपने जो कहा लव जिहाद के बारे में जी, वो सीमित रहा आदित्यनाथ के सब उनके तक जी। लेकिन नरेंद्र भाई ने या भारतीय जनता पार्टी ने कभी उसको समर्थन नहीं दिया था। जी। राज ठाकरे जी, हमारे माननीय उद्धव ठाकरे जी, ये भी जो देश का विकास करना चाहते हैं, तो इसके पीछे हिंदुत्व उनका कारण है और हम सब उस चीज को मानते हैं, उसको मान्यता देते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई व्यक्ति हिंदू है और इसके लिए हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए आज हम लोगों को कटिबद्ध होकर एक साथ में काम करना है। ये बात महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, महाराष्ट्र का नेतृत्व भी इसी लाइन के ऊपर आज तक चलता आया। स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने अपने कार्यकाल में सिविल एविएशन मंत्री होते हुए उन्होंने हमारे मुंबई के एयरपोर्ट के नाम अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एयरपोर्ट के नाम छत्रपति। इसके बावजूद कि आज की तारीख में कैंपेनिंग में बड़ी कटुता है, बड़ी कड़वाहट है, लेकिन चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोबारा इकट्ठे आ सकते हैं, कहने का मतलब यह हुआ। जयवंतीबेन मेहता जी बताएं। चुनाव के बाद क्या होगा इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन इतना जरूर चाहती हूं कि राष्ट्र के हित में सभी लोग एक साथ में चलेंगे तो जिससे राष्ट्र का विकास हो सकेगा, महाराष्ट्र का विकास हो सकेगा। वो हर पॉलिटिकल पार्टी का उत्तरदायित्व है कि उन्होंने देश के लिए अपने आप के विचारों में एक होकर काम करने की आवश्यकता है। जैसे आपको मैं कहूं कि इमरजेंसी के पश्चात सारी पार्टियां अलग थी। जयप्रकाश नारायण जी ने जब एक आदेश दिया तो भारतीय जनसंघ ने भी अपनी पार्टी को जनता पार्टी में विलीन की और उसी के साथ में सारी पार्टियां एक होकर जनता पार्टी बनी और हमारे देश में मोरारजी भाई देसाई ये पंत प्रधान बने, प्रधानमंत्री बने और देश में एक सुख शांति लाने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर किया। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हुकुमशाही, तानाशाही, इसका लोकशाही में कोई स्थान नहीं है। इसका परिचय भारत की जनता ने भी दिया और अपना अमूल्य वोट हम सब पार्टियों को देकर जनता पार्टी को यशस्वी बनाया। वैसा ही मैं कहती हूँ कि ये एक ऐतिहासिक अवसर है कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र का चित्र बदलने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए हम सब एक होकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करना चाहती हूँ। आखिरी सवाल जयवंतीबेन मेहता जी, ये आखिरी सवाल, आखिरी प्रश्न आपसे ये है और इस वक्त हमारे साथ है जयवंतीबेन मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री। जयवंतीबेन मेहता जी, उद्धव ठाकरे जी ने यह कहा है सामना में कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अफजल खान की फौज की तरह है और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का दायित्व बनता है उसका मुकाबला करना, ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने कहा है। कुछ कहना चाहेंगी इस पर आप? इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, इतना ही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी भी ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ही है और वो
अराजकता को दूर करने के लिए, महाराष्ट्र के ऊपर के संकट छाए हुए हैं, उसको दूर करने के लिए पॉलिटिकली भी लोगों में प्रबुद्धता है, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बसते हैं, वो अपनी बुद्धि को याद करते हुए लोकतंत्र में अपने विश्वास के साथ में मतदान करेगी। कौन अफजल खान है और कौन छत्रपति शिवाजी महाराज है, इसका निर्णय तो 19 अक्टूबर को ही पता चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयंती बहन मेहता जी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। बजाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ बात करने का मौका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। दैट ऑफ कोर्स जयंती बहन मेहता। कौन अफजल खान है और कौन छत्रपति शिवाजी है, यानी अफजल खान की फौज कौन सी है और छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज किसकी है, इसका फैसला वोटों की मशीन में बंद होगा 15 अक्टूबर को और निर्णय आपके सामने आएगा 19 अक्टूबर को। राइट, time for us to take a look at the Mumbai and regional headlines, and after that we will talk about what is this about this entire anti-Gujarati campaign which has started. Is it good for business? याद रखें, जहां तक मुंबई शहर का सवाल है, मुंबई शहर फाइनेंशियल कैपिटल है, सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जस्ट टू समराइज, हुसैन दलवाई साहब ने कहा कांग्रेस पार्टी एक नंबर पर रहेगी। जनरल हून ने कहा पाकिस्तान को लेकर के कि we should mobilize our strike force immediately within a couple of hours and we should have them at the border, and in case there is any provocation from Pakistan we should attack and attack immediately, and we should take the risk of even risking a nuclear war. If there's a nuclear war, you will destroy 1/4 of India, but we will wipe you off the map. That's what General Hoon said. That's the message which must go to Pakistan. यानी जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर पाकिस्तान की ओर से दोबारा बमबारी होती है, गोलीबारी होती है या कोई घुसपैठ होती है, तो हिंदुस्तान को फौरन पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए। और अगर परमाणु युद्ध भी होता है तो होने दीजिए, हिंदुस्तान को नुकसान काफी होगा, लेकिन पाकिस्तान की वस्तुस्थिति यह रहेगी कि पाकिस्तान नाम का कोई देश था भी पूरी दुनिया में किसी को याद तक नहीं रहेगा, ऐसा जनरल हून का कहना है। और जैसा अभी अभी आपने जयंती बहन मेहता को सुना, ये तो 19 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि शिवशाही या छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज किसकी है और अफजल खान कौन है। लेट्स टेक अ लुक एट द मुंबई एंड रीजनल हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में दिखाए विरोधियों को ताकत। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र को टूटने नहीं दूंगा। उद्धव ठाकरे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। उद्धव ने बताया पीएम को अफजल खान। बीजेपी ने उद्धव के बयान को बताया निराशाजनक। भारत दुनिया के 10 प्रमुख स्वर्ण भंडार वाले देशों में हुआ शामिल। विश्व स्वर्ण परिषद ने जारी की अपनी रिपोर्ट। भारतीय सेना को दिए गए आदेश, पाक को दे मुंहतोड़ जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर। और आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने जा रहा अमेरिकी किशोर गिरफ्तार। सूचना मिलते ही एफबीआई ने किया किशोर को गिरफ्तार।
Right, welcome back. You're watching Inside Story. My name is Rajiv Kevajaj, and of course, you're watching me on Lemon News. First, let's look at the headlines. Let's look at the headlines first, and then we will talk about the anti-Gujarati wave. Is that a wave? क्या असल में ये एक लहर है? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस के जितने नेता हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं कि जहां तक नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी आज तक अपने आप को गुजरात के मुख्यमंत्री या गुजरात के प्रधानमंत्री समझते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि गुजरातियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई है मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में। क्या ये ठीक है? क्या ये गलत है? क्या ये जो आरोप लगाए गए हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कि महाराष्ट्र का गुजरातीकरण हो रहा है और हो सकता है कि महाराष्ट्र को तोड़ दिया जाए, क्या ये सिर्फ चुनावी पैंतरा है या इसमें कुछ वास्तविकता है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे पुराने मित्र एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार, हमारे साथ होंगे, और वरिष्ठ पत्रकार जनाब सैयद सलमान जी भी हमारे साथ होंगे। बट फर्स्ट लेट्स लुक एट द हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में दिखाए विरोधियों को ताकत। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र को टूटने नहीं दूंगा। उद्धव ठाकरे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। उद्धव ने बताया पीएम को अफजल खान। बीजेपी ने उद्धव के बयान को बताया निराशाजनक। भारत दुनिया के 10 प्रमुख स्वर्ण भंडार वाले देशों में हुआ शामिल। विश्व स्वर्ण परिषद ने जारी की अपनी रिपोर्ट। भारतीय सेना को दिए गए आदेश, पाक को दे मुंहतोड़ जवाब। सूत्रों के हवाले से खबर। और आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने जा रहा अमेरिकी किशोर गिरफ्तार। सूचना मिलते ही एफबीआई ने किया किशोर को गिरफ्तार। जी हाँ, एक बार फिर आपको बता दें कि हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो जरा कुछ ज्यादा ही गंभीर विषय है, एंड इट विल हैव टू बी हैंडल्ड वेरी वेरी सेंसिटिवली। क्योंकि याद रखें, मुंबई शहर सिर्फ मुंबई शहर नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, यह देश की आर्थिक राजधानी है, दक्षिण एशिया की आर्थिक राजधानी है, और एक तरीके से अगर देखा जाए इट इज द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया जाने के लिए आपको मुंबई से गुजरना पड़ता है, यानी जो आपका पैसा वो मुंबई से गुजरता है, उसके बाद वो बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर, इस तरीके से जाता है, शंघाई, एंड द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ ईस्ट बाउंड मनी is also from Tokyo to Mumbai। अब यहां पर याद रखें, जहां तक के मनी मार्केट्स का सवाल है, जहां तक के इंडस्ट्री का सवाल है, 30 से 40% उसमें गुजराती हैं। जहां तक मनी मार्केट्स का सवाल है, तकरीबन 70% गुजराती हैं। आज की तारीख में जिस प्रकार राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी, चारों की चारों पार्टियां जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ अफजल खान की फौज बता रहे हैं और दूसरी ओर यह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का गुजरातीकरण होने जा रहा है, महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट थे वो उठा करके आप गुजरात में डाल रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक राजनीतिक पैंतरा है। और इसी के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार एंड ऑफ कोर्स सैयद सलमान। प्रदीप जी, पहले आप बताएं, जहां तक के मुंबई का प्रश्न है, जहां तक के हमारी आर्थिक राजधानी का प्रश्न है, पहले से ही आर्थिक व्यवस्था जो है इस शहर की तहस नहस हो चुकी है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जितनी फाइनेंस कंपनी है उन सबके ऊपर रेड हो रहा है, जो भी बड़ा बड़ा उद्योगपति है उसका हफ्ते में एक दिन सीबीआई में गुजरता है, और उसके अलावा अब सोने पे सुहागा राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये कह रहे हैं कि ये गुजरातियों की साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी का आना। प्रदीप बताएं। सर, इफ यू लुक एट द लीडर्स, अभी जैसे आपने कुछ दिनों पहले छगन भुजबल जी का इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट हमारा मेन मोटो होगा,
और उनके लीडर जो आप देखेंगे, शरद पवार जी का जब नाम लिया, शरद पवार जी को आप एसोसिएट करोगे, जब भी आप करते हो तो इट इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट। उन्होंने हमेशा डेवलपमेंट की बात की है। इफ यू लुक एट द regime when he, जब भी वो चीफ मिनिस्टर था, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर था, और वो दौर पर आप देखोगे महाराष्ट्र हैज ऑलवेज बीन टॉप, आज भी पूरे देश में टॉप है। बट जो डेवलपमेंट थोड़ा स्लगिश हो गया होगा, बट whenever he was in the helm of affairs or around him, महाराष्ट्र ऑलवेज डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और ऐसे मेथड्स निकाले जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए, बड़े बड़े कंपनीज देश में आए, कंपनीज को मोटिवेट किया, जितने बड़े बड़े उद्योग हाउसेज है उनको उन्होंने बूस्ट किया। महाराष्ट्र को एक ऐसे पॉलिसीज, और स्पेशली इफ यू सी द एंटायर कोऑपरेटिव मूवमेंट, यू कैन सी हिम बीइंग, जब यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर से लेके अब तक जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में रहा है एज ए गाइडिंग फिगर, द कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज बीन द बिगेस्ट in the entire nation. What do you think about this? What do you think about this? At the moment, you've got a situation where Raj Thackeray, Uddhav Thackeray, the Congress and the national NCP, they are all attacking Gujaratis. I think that's bad for everybody. Let's be very clear. Yes, that could be a short-term phenomenon जब तक इलेक्शन होता, और जब तक इलेक्शन होना है 15 तारीख से, उसके बाद भी हर व्यक्ति का एजेंडा में टॉप मोस्ट डेवलपमेंट है। आज राज ठाकरे के आप पूरे ब्लूप्रिंट देखोगे, उसमें नंबर 1 एजेंडा है कि महाराष्ट्र को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार से बनाएंगे। उद्धव ठाकरे के आप एजेंडा देखोगे, द एंटायर ब्लूप्रिंट यही है कि महाराष्ट्र, तो हर व्यक्ति का एजेंडा जहां ब्लूप्रिंट है वहां पर यही है कि डेवलपमेंट को किस प्रकार से मोटिवेट करे, बढ़ाए, और कौन कौन से पॉलिसी को इंपोज करेंगे। You think that as far as this is concerned, this is a very short term phenomenon. ये कोई मतलब सिर्फ 10 या 15 तारीख तक ये कैंपेन चलेगी, या 13 तारीख तक ये कैंपेन चलेगी, और उसके बाद हर एक को इसके बारे में भूल जाएगा। आपका कहने का ये मतलब है? बिल्कुल, सलमान आप बताएं। सर 25 सालों से इनका साथ रहा है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, 25 साल का इनका और 15 साल का कांग्रेस और एनसीपी का। अब जब ये एक साथ अलग अलग चुनाव लड़ने उतरे हैं, अभी तक जब साथ रहा है 25 वर्षों के साथ में, सारे सुख दुख साथ में भोगे हैं इन लोगों ने। अब इनके पास कोई ठीक तरह का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को अटैक कर सके, नरेंद्र मोदी को कर सके। नरेंद्र मोदी चूंकि अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ प्रचार करने के लिए उतरे हैं, गुजरात की मुख्यमंत्री आती हैं, यहाँ से उद्योग धंधों को गुजरात ले जाने की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप ये मुद्दा थमा देती है, और मराठी मानसिकता को उजागर करने की बात तभी शिवसेना और मनसे करती है। और आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों जब भी चुनाव के प्रचार हो रहे हैं, पिछले दिनों से शिवसेना जितनी आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रही है, कांग्रेस और एनसीपी उतना नहीं कर रही है, क्योंकि देख रही है जब सहयोगी दल ही एक दूसरे से भिड़े हुए हैं तो हमारी जरूरत नहीं पड़ रही है। ये अपनी खाल बचाए रखने में लगे हुए हैं कि 15 साल में हमने जो कुछ भी किया है, गलतियां हुई हो या अच्छाइयां हुई हो, कोशिश। सलमान जी और प्रदीप जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि 2 प्रोजेक्ट्स का हवाला दिया जा रहा है, 2 चीजों का हवाला दिया जा रहा है। नंबर 1 तो कोस्ट गार्ड का ट्रेनिंग प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास लैंड भी उसकी एलोकेट कर दी गई थी, सब कुछ किया गया था, उसको उठा करके गुजरात भेज दिया गया है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 3 या 4 मेन डिपार्टमेंट्स हैं प्रदीप, उनको उठा करके ये कहा जा रहा है कि दे आर गोइंग टू बी ट्रांसलोकेटेड टू दिल्ली। ये दोनों एग्जाम्पल दी जा रही हैं कि किस प्रकार नंबर 1 इंडस्ट्री को, बाकी हर चीज को गुजरात भेजने की साजिश है, और नंबर 3 मुंबई का जो दर्जा है, मुंबई का की जो इंपॉर्टेंस है, उसको कम किया जा रहा है। प्रदीप बताएं। सर, आई थिंक द एंटायर बिजनेस सिनेरियो आप देखोगे, इट डजंट रिफ्लेक्ट एक कोई डिपार्टमेंट। आरबीआई का करीबन 18 से 20 डिपार्टमेंट है, उनमें से अगर कोई फीजिबिलिटी के हिसाब से 1-2 डिपार्टमेंट, वो मुद्दा एक है कि देयर इज ऑलवेज अ फियर। बट सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख है कि प्राइम मिनिस्टर महाराष्ट्र में कंटिन्यूसली कैंप्ड है। महाराष्ट्र में कंटिन्यूसली इतने हमने कभी देखा नहीं। इफ यू सी द एंटायर कांग्रेस कैंपेन, आई डोंट थिंक सोनिया गांधी और राहुल गांधी इतना इन्वॉल्व है महाराष्ट्र के कैंपेन में। आज के तारीख में जितना मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, तो खतरा, इट्स लाइक अ डेंजरस सिग्नल टू ऑल द अदर पार्टीज कि मोदी यहां पर कैंपेन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर यहां पर कैंपेन कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बात कर रहे हैं, तो एक फियर साइकोसिस जो है। और इफ यू सी द डिवीजन ऑफ वोट्स, आज के तारीख में एक गुजराती वोट वही एक डायरेक्ट वोट है जो करीबन मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स एक पार्टी को पड़ने वाला है, एंड प्रॉब्ली दैट इज गोइंग टू द बीजेपी। तो दिस इज अ बिगेस्ट फियर टू कंसोलिडेट ऑल द अदर वोटर्स और वोटिंग पैटर्न टू देयर ओन पार्टीज। आज शिवसेना, मनसे जो मराठी वोट है उनमें बटा हुआ है, भले बीजेपी। But how is it going to reflect? Because Pradeep, I it may be true what you're saying.
जो आप बोल रहे हैं, हो सकता है कि आप ठीक बोल रहे हो सकता है सलमान जी आप भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि 15 तारीख तक ये सब चीजें चलेंगी, या 13 या 15 तारीख तक, उसके बाद 19 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएंगे ये सब चीजें लोग भूल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, जो एक बार चोट पहुंच चुकी है वो काफी देर तक दिल में रहेगी। और दूसरी चीज, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस। अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की परफॉर्मेंस अगर खराब रहती है, अब शिवसेना की परफॉर्मेंस अगर खराब रहती है, मुझको ऐसा लगता है दोनों पार्टियों की हिस्ट्री को देखते हुए, उनके इतिहास को देखते हुए, बल्कि जो उनका एंटी गुजराती सेंटिमेंट है वो ज्यादा बढ़ेगा आगे चल करके। अगर उनको अपना वर्चस्व कायम रखना है शिवसेना को महाराष्ट्र में, तो लिहाजा उनको भारतीय जनता पार्टी को हर तरफ से घेरना पड़ेगा, हमला करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, वरना शिवसेना का वर्चस्व तो टूटता ही टूटता है, उनकी अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाती है महाराष्ट्र में। सलमान बताएं। ऐसा पिछला ये चुनाव शिवसेना के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है जी। इस बार वो चाहती है किसी भी तरह का वोटों का ध्रुवीकरण हो, चूंकि ये महाराष्ट्र है, एक राज्य है, मराठी अस्मिता के नाम पर शिवसेना और राजनीति करती रही है, उससे टूटकर बनी हुई मन से भी वही राजनीति करती है। वोटों का जितना ध्रुवीकरण वो कर सकते हैं, मराठी वोटों का, उनकी प्राथमिकता है कि अगर गुजराती वोट हमें नहीं मिलने हैं, न जाने क्यों वो ऐसा मानकर चल रहे हैं। हिंदुत्व की बात जब आएगी, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे कि गुजराती वोटों का एक बड़ा तबका और 99% तबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ उन्हें लगता है, इसलिए उन्हें लगता है कि वोटों के ध्रुवीकरण को इस तरह से कर दिया जाए, गुजराती केवल शहरी भागों में पाए जाएंगे, गुजराती भाषी, मराठी भाषी प्रदेश के कोने कोने में बिखरे हुए हैं। इसलिए अखंड भारत का जो उनका अखंड महाराष्ट्र का जो सपना है शिवसेना का, कि विदर्भ को अलग भी नहीं करना, एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो विदर्भ को तोड़ा जाएगा, और दूसरे अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो यहाँ के कल उद्योगों को वो बड़ी आसानी से गुजरात की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात से हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गुजरात का विकास ज्यादा हो। वो गुजराती अस्मिता से अपने आप को ज्यादा जोड़ते हैं, लेकिन तभी मराठी अस्मिता की बात हो रही है। But Pradeep, over here, what I'm scared of is, as far as the next 10 days are concerned, or the next, not even 10 days, 6 days, आपके पास कैंपेनिंग के सिर्फ 6 दिन और बचे हैं। 13 तारीख को कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी, 15 तारीख को वोट्स हैं। अगर यहीं तक हर चीज सीमित रहती है तो ठीक है, फिर तो कोई, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन जिस प्रकार नरेंद्र मोदी को अफजल खान बताया गया, जिस प्रकार यह कहा गया कि यह भारतीय जनता पार्टी अफजल खान की फौज है, जिस प्रकार राज ठाकरे बार बार यह कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं है महाराष्ट्र में कैंपेनिंग करने के अलावा, और बार बार यह कहना कि भाई देखिए ये फला बंदा जो है ये गुजराती कैंडिडेट है और गुजराती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है। अब ये चीजें अगर रह गई तो हो सकता है कि आगे चल करके मुंबई शहर को काफी नुकसान भुगतना पड़े। चलिए, जहां तक के उत्तर प्रदेश और बिहार के खिलाफ जो कैंपेन हुई थी उससे मुंबई शहर को इतना ज्यादा घाटा नहीं हुआ, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है कि एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को वहीं मिल जाए, इसलिए सबका वापस आना यहां पर अनिवार्य था। यहां पर अगर गुजरातियों के खिलाफ इस प्रकार का अभियान असल में चला तो बहुत तकलीफ होने वाली है। प्रदीप, आप बताएं। सर, इफ यू सी द एंटायर सिनेरियो, इस प्रकार से देखोगे शिवसेना ने अभी तक फिट नहीं, जैसे अतुल बात प्रकाश जावड़ेकर ने सेना से यही पूछा कि आपको आज बीजेपी का अटैक कर रहे हो या एनसीपी और कांग्रेस को आप छोड़ रहे हो, तो वहां एक बहुत बड़ा घूम फिर के यही होता है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो उनके सेगमेंटेशन है किस प्रकार से हमारे और आकर्षित करे। तो आज शिवसेना जिस प्रकार से कैंपेन को कर दिया कि division of the states is going to affect, that's why we are attacking BJP, and second thing है करप्शन जहां कंसर्न है एनसीपी और कांग्रेस ने, और हमने देखा कि उद्धव के इस रैली को लोगों को टच किया, उस चीज को उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके जो लोग हैं उनको अपील किया हुआ है कि ये जो दो मुद्दे उन्होंने उठाया है, डिविजन ऑफ द स्टेट विच इज बीजेपी एजेंडा, विदर्भ मुंबई हो, and corruption of Congress NCP, इस चीज को if you see the entire campaign it has touched the core of the people, वो सेगमेंट, वो पॉपुलेशन जिनको उनको टच करना था वो टच किया। आज के तारीख में मोदी
ने जैसे राज का कहना है कि मोदी हर चीज छोड़ के मुंबई में कैंपेन, महाराष्ट्र में डेरा लगाए बैठे, जैसे आई थिंक औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के द लास्ट डेज ऑफ हिज इवनिंग ऑफ हिज लाइफ यहाँ कैंप डेक्कन में कैंपेन करके शिवाजी महाराज के पीछे पड़े। दिस सिमिलैरिटीज दिल्ली वाले आए यहाँ पर। बट द मेन थिंग इज आज अगर मोदी सक्सेसफुल रहा तो भारतीय जनता पार्टी एटलीस्ट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना या मेजोरिटी मिला स्टेट में, it'll be a complete whitewash for all the other parties. But that means the Shiv Sena will be wiped out. Everyone. That means the Shiv Sena is going to be wiped out. Wiped Because out. already the Shiv Sena is feeling the heat. It is feeling the heat, and this, by the way, is the greatest opportunity for the Bharatiya Janata Party. भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और अच्छा मौका मिलेगा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। हाँ, इतना जरूर है, जहां तक कि महाराष्ट्र का प्रश्न है, बल्कि लेकिन इसमें मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार जो है इसमें बिल्कुल अलग है। आप लोगों का अलग हो सकता है, हमारे दर्शकों का अलग हो सकता है। ज्यादातर प्रथा यही चली है कि जो केंद्र में सरकार है, अगर वही सरकार आपकी राज्य में हो तो काम जल्दी होता है। मेरा इससे बिल्कुल उलट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो केंद्र में सरकार है वो सरकार राज्य में नहीं होनी चाहिए तो ही जाकर के काम होता है, बिकॉज यू कैन मिलिटेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ओवर देयर। आप एजिटेट कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, अगर आप अपने राज्य का भला चाहते हो तो। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा, केंद्र में कांग्रेस सरकार, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार, हमारे यहां पे जितने भी मुख्यमंत्री थे वो अपना मुंह नहीं खोल पाते थे दिल्ली में जाकर के। आज सूरत हाल वही होने वाला है। अगर मान लीजिए, सलमान आप बताएं जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, सम पपेट प्राइम मिनिस्टर विल बी प्लेस्ड ओवर हियर। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास मतलब इतना भी वेरविदौल नहीं है कि किसी को अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर पाए, तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसमें हिम्मत नहीं होगी दिल्ली में नरेंद्र मोदी के सामने मुंह खोलने की कि महाराष्ट्र के लिए आपको यह करना ही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है उसमें महाराष्ट्र का घाटा है, नुकसान है, फायदा नहीं है। सर सही कहा आपने। नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के बाद के लोग, नरेंद्र मोदी से सीनियर नेता भी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता आज के हालात में नरेंद्र मोदी के सामने बात करने की स्थिति में नहीं है। या तो हाशिए पे कर दिए गए हैं या तो इस तरह से उनके हालात बना दिए गए हैं कि आप चुप रहे तो बेहतर है। तो महाराष्ट्र जैसे राज्य से कोई एक मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी के रहमो करम पर बनेगा, उम्मीद क्या करेंगे उससे कि वो नरेंद्र मोदी से किसी तरह की कोई शर्त रख सकेगा, नरेंद्र मोदी से बहस कर सकेगा, नरेंद्र मोदी पर कोई दबाव डाल सकेगा? ये उम्मीद करना ही बेकार है। इसलिए लोगों को ये लगेगा कि शायद अगर नरेंद्र जो एक बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक औरा खड़ा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी और फिर यहाँ पर राज्य की सरकार होगी तो बेहतर तालमेल होगा। आपकी राय से मैं इसलिए सहमत हूँ कि क्योंकि जब दूसरी किसी की सरकार होगी और इतनी तलखियों के बाद अगर कोई दूसरी सरकार आएगी तो शायद और ज्यादा आंदोलन करके केंद्र की किन्हीं नीतियों का विरोध भी कर सकेगी और अपने लिए बेहतर करवा भी पाएगी। तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। प्रतीक, यू टेल अस, एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, अभी तक आपने नरेंद्र मोदी को सुना है? नरेंद्र मोदी का आपने सुना है? नरेंद्र मोदी एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितनी रैलीज यहाँ पे करने वाले हैं, 23 या 24, आपने जो भी नंबर आपने बताया, आई थिंक अबाउट 23। He is going to address about 23 rallies in Maharashtra. आज तक कभी, जैसा आप बता रहे थे और सलमान जी आपने भी बताया, आज तक कभी किसी भी कांग्रेस नेता ने 4 या 5 या 6 या 7 रैली से ऊपर नहीं करी हैं। सोनिया जी ने सबसे ज्यादा 9 रैलीज ली हैं महाराष्ट्र में एक चुनाव में, एक चुनावी कैंपेन के दौरान। आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने नरेंद्र मोदी को सुना, बट टिल नाउ I haven't heard him make the right noises as far as industry is concerned. I haven't heard him make the right noises as far as business is concerned. I have not heard him make the right noises as far as SEBI is concerned and as far as the other regulatory bodies are concerned. Now that's very important for Bombay, for Mumbai. मुंबई के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली वो चीज है कि आपने बिजनेस के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा, इंडस्ट्री के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, आपने ये तक नहीं कहा कि मैं एफडीआई लेकर के आ रहा हूं, आपने ये तक नहीं कहा कि इंडस्ट्री को आप क्या रिलीफ देने वाले हैं, आपने ये तक नहीं कहा कि जितने लोग, आपने न्यूयॉर्क में कहा, न्यूयॉर्क में आपने कहा, लेकिन मुंबई में आकर के आपने नहीं कहा, महालक्ष्मी में जो आपकी रैली हुई वहां पर आपने नहीं कहा कि हर बड़े उद्योगपति घराने का जो भी सीईओ है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है, उसकी एक टांग सीबीआई के ऑफिस में होती है, दूसरी टांग बेचारे की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में होती है, उसका एक हाथ जो है वो डीआरआई के ऑफिस में होता है, दूसरा हाथ इनकम टैक्स के ऑफिस में होता है, और सर जो है वो जकड़ा हुआ है ना जाने किसी और रेगुलेटरी बॉडी ने, हो सकता है कभी कभी सेबी ने भी जकड़ा हो। उसके बारे में नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। प्रदीप,
सर इफ यू लुक इन द बैकग्राउंड, एक चीज जो पहले आपने कहा कि चेक एंड बैलेंसेस होना बहुत जरूरी है, कि यू हैव गॉट एन इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। पूरे देश विदेश में और देश के लोग इतने लोकप्रियता से उनकी तरफ देखते हैं। अ पर्सन हु हैज गॉट अ सेल्फलेस इमेज, वो खुद के लिए नहीं बोलता, लोगों के लिए बोलता है। वो अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली, एक विजन है जिसमें विजन है बियॉन्ड इमीडिएट विजन है, और दूसरा है कि कंपैशन, जो बोले कि मैं छोटे से छोटे व्यक्ति को बड़े से बड़ा काम करना, दिस काइंड ऑफ जो फ्रेजेस वो यूटिलाइज करते हैं वो लोगों के दिल में बैठ गया है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव दैट ही इज आवर लीडर। बट जो आपने कहा सेकंड थिंग, दिस इज वेरी डेंजरस, बिकॉज पूरे महाराष्ट्र के जितने बीजेपी लीडर्स, क्या वो सेल्फलेस दिखता है? क्या लोगों को ऐसा लगता है कि जो मोदी के जो इमेज है, एक सेल्फलेसली डेडिकेट करना, कंपैशन से बात करना और एक फ्यूचरिस्टिक विजन रहना, क्या जितने लीडर्स हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं पूरे महाराष्ट्र में, क्या इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ मोदी? So why don't we talk about it? Now, hang on a minute. Is it a reflection of hang Modi? on a minute. You've raised a very important point. We've got just a couple of more minutes left on the show. Let's talk about it. जो बात आपने कही है सलमान जी, मैं चाहूंगा आप भी इसके ऊपर कमेंट करें और अपने विचार सामने रखें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सवाल है, देवेंद्र फडणवीस हो गए, एकनाथ खड़से हो गए, विनोद तावड़े हो गए, नितिन गडकरी हो गए, ये जितने भी लोग हैं आज की तारीख में, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि वो भारत की राजनीति है, वो भारत का गणतंत्र है, भारत का जनतंत्र है, कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल, इस किस्म की दिलेरी का इस्तेमाल, इस किस्म की जिंदा दिली क्या किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता में आपको दिखती है महाराष्ट्र में? ये बताएं। ऐसा लगता तो नहीं सर। भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के अलावा कोई खुलकर इस तरह की बातें करता नहीं। लेकिन जिन चीजों को लेकर नरेंद्र मोदी आगे आए थे, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को कई चीजों में, कई नेताओं से अपने आप को बड़ा जिस तरह से दिखा दिया। अब कोई अपने पेशे को लेकर बताना भी चाहे कि मैं पहले ये था, अब ये बनने की कतार में हूं, तो चाय वाले से कनेक्ट कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी एक अपने आप में ब्रांड बन गए, और उसी ब्रांड की प्राइम मिनिस्टर को 24 रैलियों में, 23 रैलियों में लाने की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि उसी चेहरे को दिखाकर वोट लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का मुंडे जी के बाद ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो सभी को आकर्षित कर सके, एक प्लेटफॉर्म पर ला सके। और दूसरी चीज जो सभी लोगों को जोड़ती है, वो ख्वाह किसी भी धर्म और जाति के हो, उन्हें भाषा जोड़ती है। दो अलग अलग संप्रदाय के लोग भी अगर एक भाषा में बात करते हैं तो वो जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए शायद शिवसेना ने भाषावाद को ज्यादा अहमियत दी है कि भाषा के नाम पर शायद लोग ज्यादा जुड़ जाए और नरेंद्र मोदी के करिश्मे को कहीं ना कहीं विश्राम दिया जाए। अन्यथा क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जैसा कि छगन भुजबल ने कहा, अभी हम हाल ही में जो उन्होंने इसी चैनल को हम ही लोगों को इंटरव्यू दिया कि भाई प्रदीप, मैं चाहूंगा कि आप यहां पर कहें, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से खुद जुड़े रहे हैं, कि भाई नरेंद्र मोदी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे ना, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो नहीं बनने वाले। आपको कौन सा ऐसा लीडर दिख रहा है महाराष्ट्र में जो उस कद का हो, जो उस वर्चस्व का हो, जो जिसमें इतना ठहराव हो, जो महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के लिए एक फिट, सक्षम, बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री हो? प्रदीप बताएं। सर एग्जैक्टली दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। जैसे महाराष्ट्र के जितने बीजेपी के कैंडिडेट्स ये समझता है कि मोदी के वेव में सबके सब निकल जाएंगे, जैसे नेशनल जनरल इलेक्शंस में हुआ था। दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड, बिकॉज अगर ये चाहता, बिकॉज वी डोंट फाइंड मेनी सेल्फलेस लीडर्स इन द स्टेट यूनिट टुडे, महाराष्ट्र स्टेट में, जो अपने आप को सेल्फलेस कह सकते हैं, राइटस कह सकते हैं, अबाव बोर्ड कह सकते हैं, पर्सन विद अ लॉन्ग विजन कह सकते हैं, एंड विद कंपैशन फॉर द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द, ऐसा कोई भी लोग, तो ये एक डेंजरस परसेप्शन है। बिकॉज हमने देखा कि अक्रॉस मुंबई एंड अक्रॉस महाराष्ट्र बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके आइडेंटिटी और हर चीज एक डूबियस थिंग है, और इसके बावजूद सब ओवर कॉन्फिडेंट है कि मोदी लहर हमको ले जाएगा और मोदी लहर हमको सरकार बनाने देगा और मोदी लहर में पूरे भाजपा पूरे महाराष्ट्र में कब्जा कर लेगा। This is a very, very dangerous trend, and this is what the people have to think, because this is not general elections where प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया और पूरे देश, और मोदी ऐसे व्यक्ति थे कि जो रिलीजन, कास्ट और चीज को भूल के लोगों ने डेवलपमेंट के प्लान को उनको वोट दिया था। एक कंपैशनेट फेस देके, एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करने वाले एक आइडियल लीडर उसमें देखे थे, और इसके लिए सब लोग ने हर कैंडिडेट को वोट करके, बीजेपी कैंडिडेट दे वेंट एंड द अलायंस इज वन, बट द सेम थिंग इज अ डेंजरस थिंग। We don't find many candidates
पूरे महाराष्ट्र में आप देखोगे उतने बीजेपी कैंडिडेट्स नहीं है जिसमें वो मोदी के ऑरा है, मोदी के वो पर्सनालिटी है या मोदी के थॉट्स In effect, what you're really saying is, now hang on, in effect, what you're really saying is, there is no Vasundhara Raje here, there is no Shivraj Singh Chauhan over here, there is no Dr. Raman Singh here. यानी जहां तक के महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का अगर कोई दावेदार है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो नितिन गडकरी का नाम सामने आता है, लेकिन नितिन गडकरी की जो छवि है वो भी विदर्भ के साथ इतनी जुड़ी है, तो लिहाजा अगर आज नितिन गडकरी की अगर आप बात करें तो सामने एक सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये आती है कि जैसे ही महाराष्ट्र की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी, फौरन विदर्भ को एक अलग राज्य बनाने की मुहिम उसी वक्त शुरू कर दी जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है. एनीवे जेंटलमैन, थैंक यू सो मच. वी हैव रन आउट ऑफ टाइम. सैयद सलमान, thank you so much. Pradeep Nambiar, thank you so much. My pleasure. Right. That's it. That's all we've got for you in this special show of Inside Story. As far as we are concerned, we'll be back right here on this channel at the same time tomorrow. In the meantime, do keep sending in your mails. आप अपने mail भेजें on insidestory@lemonnews.com. Is Raj Thackeray right? Is Uddhav Thackeray right? आखिरकार अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो कौन होगा वो मुख्यमंत्री? कोई आपको ऐसा चेहरा दिखता है? आप बताएं. Send in your mails on insidestory@lemonnews.com. We'll leave you with the headlines. एक बार फिर आप देखें मुंबई और प्रदेश की headlines. As far as we are concerned, we'll be back here tomorrow. Till then, bye-bye. प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में दिखाए विरोधियों को ताकत. प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र को टूटने नहीं दूंगा. उद्धव ठाकरे ने साधा पीएम मोदी पर निशाना. उद्धव ने बताया पीएम को अफजल खान. बीजेपी ने उद्धव के बयान को बताया निराशाजनक. भारत दुनिया के 10 प्रमुख स्वर्ण भंडार वाले देशों में हुआ शामिल. विश्व स्वर्ण परिषद ने जारी की अपनी रिपोर्ट. भारतीय सेना को दिए गए आदेश, पाक को दे मुंहतोड़ जवाब. सूत्रों के हवाले से खबर. और आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने जा रहा अमेरिकी किशोर गिरफ्तार. सूचना मिलते ही एफबीआई ने किया किशोर को गिरफ्तार.